मित्रों, जो विद्रोही और राज्य चैप्टर है, इस चैप्टर पर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई प्रतियोगी एग्जाम हो या आपके एग्जाम हो। तो विद्रोही और राज्य पर जो संभावित प्रश्न हैं उनमें से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विद्रोह के प्रमुख नेताओं के बारे में, विद्रोह और उसके प्रमुख नेता, विद्रोह के कारण, क्वेश्चन नंबर 3, विद्रोही क्या चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। विद्रोह तो हुआ उत्तर भारत में, लेकिन सबसे ज्यादा उसका प्रभाव अवध में था, ऐसा क्यों। क्या विद्रोह सुनियोजित था। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपका विवेक और आपकी जो एनालिसिस पावर है उसको देखना चाहते हैं कि क्या विद्रोह सुनियोजित था। इसके लिए प्रमाण भी दीजिए, तो आपको अपनी बात प्रमाण सहित रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, विद्रोह के स्वरूप पर प्रश्न हो सकता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के लिए अफवाहें और भविष्यवाणियां कैसे जिम्मेदार थी। क्वेश्चन नंबर 7, अफवाहें व भविष्यवाणियां विद्रोह के लिए किस तरह जिम्मेदार थी। और विद्रोह के कारणों में से मुख्य कारण है डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की राज्य हड़प नीति, या इसको व्यक्तिगत नीति कहते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डलहौजी ने एक कथन कहा था कि ये जो चेरी है, ये ग्लास फल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरने वाला है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से आप डलहौजी की नीति पर प्रकाश डालिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 1857 के विद्रोह के ऊपर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम। तो विद्रोह के प्रमुख नेता कौन से थे। भारत में जो भारतीय नेताओं में से रानी लक्ष्मीबाई, आप इस नाम से परिचित हैं, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से इनको जानते हैं, नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, और बिहार के एक बड़े नेता थे, कदावर नेता बाबू कुंवर सिंह। तो ये कुछ प्रमुख नेता थे। बाबू कुंवर सिंह, इस पर हमारा एक वीडियो और भी है जो डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल आपको मिल जाएगा, और इसे आप देख सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। साथ ही साथ अवध में विद्रोहियों को नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल दिल्ली में, जिन्होंने विद्रोह को नेतृत्व किया, और बख्त खां जो विद्रोही सेना के सेनापति थे दिल्ली में। तो ये कुछ प्रमुख नेता हैं। विद्रोह के कारण क्या थे। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, और विद्रोह का तत्कालीन कारण गाय और सूअर की चर्बी कारतूसों में मिले होने की घटना। ओके, तो 4 प्रमुख कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में से ये चर्बी की अफवाह। ओके, तो इसको आप देखेंगे। फिर विद्रोही क्या चाहते थे। जिस समय विद्रोह हुआ, मेरठ से विद्रोह की शुरुआत
10 मई 1857 को हुई। विद्रोहियों ने मेरठ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो सीधे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उस समय रमजान का समय था। सुबह सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचे विद्रोही और उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया और क्रांति का नेता घोषित कर दिया। उनके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो विद्रोह बारे में कोई इतिहास और कोई ऐसा लिखित विवरण नहीं छोड़ा है जिससे कि पता चल सके कि विद्रोही चाहते क्या थे, लेकिन उनके कार्यों से जो रेफरेंस मिलते हैं इससे पता लगता है कि विद्रोही क्या चाहते थे। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करना, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह करना, इसका मतलब विद्रोही फिर से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना चाहते थे। ओके, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ उनकी बगावत थी, तो अंग्रेजी साम्राज्य को बाहर करना चाहते थे, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे। नेक्स्ट, जिन क्षेत्रों में विद्रोहियों की सत्ता स्थापित हो गई वहां उन्होंने जो नियम कायदे कानून लागू किए वो उसी प्रकार की परंपराएं थी जैसे कि मुगलों के समय में चली आ रही थी। तो एक प्रकार से फिर से वो मुगल सत्ता की स्थापना चाहते थे। ओके, विद्रोही क्या चाहते थे? विद्रोही, जिन विद्रोहियों का राज छीना गया था, जिनके अधिकार छीन लिए गए थे, वो सब अपने अधिकारों की प्राप्ति चाहते थे, अपने राज्य को चाहते थे। तो ये विद्रोह के जो भी नेता शामिल थे इन सब का कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नुकसान हुआ था, तो अपने नुकसान की भरपाई चाहते थे, अंग्रेजों से वो अपना प्रतिशोध लेना चाहते थे। ठीक, इसके अतिरिक्त एक प्रमाणिक डॉक्यूमेंट है, बहादुर शाह जफर द्वारा ऐलान किया गया आजमगढ़ घोषणा। आजमगढ़ घोषणा पत्र में उन्होंने मोहम्मद और महावीर के नाम से घोषणा जारी की है, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को, समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट होकर के भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की अपील की है। इससे पता लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे और अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह से निकालना चाहते थे। तो इस प्रकार आपके इस उत्तर को समाप्त करेंगे। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? विद्रोह यूं तो भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ, लेकिन अवध में इस विद्रोह की जो इंटेंसिटी थी सबसे ज़्यादा थी। क्यों? अवध वो क्षेत्र था जहां से सबसे ज़्यादा जो बंगाल आर्मी थी उसके सैनिक जाते थे। कहा जाता था कि अवध बंगाल आर्मी की नर्सरी है। तो जो सैनिकों के साथ भेदभाव किया गया, सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो इसकी सूचना उनके परिवारीजनों को मिलती थी और वो परिवारीजन सभी अंग्रेजों से नाराज थे। दूसरा कारण, अवध के नवाब को जबरदस्ती कुशासन का आरोप लगा करके हटाया गया। वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कानपुर से फिर उसको कलकत्ता में ले जाकर के बंद कर दिया गया, जबकि इतना लोकप्रिय नवाब था कि जनता उसके पीछे पीछे कानपुर तक गई। उन्होंने कहा उस समय कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क ले लीन्यो। तो ऐसा लोकप्रिय नवाब जिसको कि जबरदस्ती सत्ता से वंचित किया गया, और जब उसकी सत्ता चली गई तो उसके अधीन काम करने वाले जो नौकर चाकर थे, जो सैनिक थे, वो सब बेरोजगार हो गए। तो इसलिए अवध के सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसके अतिरिक्त तालुकदारी व्यवस्था जो अवध में थी उसको समाप्त कर दिया। नई राजस्व व्यवस्था वहाँ लागू की गई जिसको कहते हैं एक मुश्त बंदोबस्त। वो एक मुश्त बंदोबस्त किसानों के लिए किसी भी प्रकार फायदे का सौदा नहीं थी। किसान उससे परेशान हो गए, तो किसान भी उससे परेशान हो गए। जिन तालुकेदारों की तालुकेदारी छीनी गई, अवध में कुल जो ज़मीन थी उस ज़मीन का 68% हिस्सा तालुकेदारों के पास था। अंग्रेजों ने तालुकेदारों को ज़मीन का वास्तविक अधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तालुकदारों ने ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा किया है, ये ज़मीन के वास्तविक मालिक नहीं है, और उनकी ज़मीनें छीन ली गई। केवल 38% ज़मीन उनके पास रह गई। बड़े बड़े तालुकेदारों की जो ज़मीनें छीनी गई वो सब तालुकदार अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो नवाब वाजिद अली शाह को हटाने से आम जनता, लगान बढ़ने से किसान, और तालुकेदारों का राज छीने से तालुकदार, तो ये सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और इसीलिए अवध में विद्रोह इतना व्यापक था। ओके, क्या विद्रोह सुनियोजित था? देखिए, जिस समय ये विद्रोह हुआ उसमें प्रायः भारतीय लोगों ने अपना इतिहास नहीं लिखा है। सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो कुछ भी इतिहास है वो ब्रिटिश स्रोतों के ऊपर हमको ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। फिर भी उसमें कुछ सूत्र ऐसे मिलते हैं जिससे पता लगता है विद्रोह सुनियोजित था या नहीं। इस पर हमें जानकारी, ऐतिहासिक जो जानकारी है, प्रायः ब्रिटिश स्रोतों से प्राप्त होती है। क्या विद्रोह सुनियोजित था? देखिए, विद्रोह जो हुआ वो कहीं ना कहीं सुनियोजित जरूर था। विद्रोह वास्तव में
प्रारंभ होने की जो तिथि थी वो 31 मई 1857 को थी, लेकिन विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गया। क्लूज क्या है? ऐसा था, जिस समय देश में इस प्रकार की एक सरगर्मी चल रही थी, उस समय सैनिक जो बैरकों में रहते थे उनके बीच जो वार्तालाप होता था, उनके बीच जो संदेशों का आदान प्रदान होता था और जो कुछ विवरण प्राप्त होते हैं, उससे पता लगता है कि विद्रोह की एक अंडरग्राउंड तैयारी चल रही थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको डंका शाह कहा जाता था, ये धार्मिक नेता भी थे। साथ ही साथ ये ऐसी सैनिक छावनियों में जा करके उन भारतीय सैनिकों से मिल करके उनको कहीं ना कहीं विद्रोह के लिए तैयार कर रहे थे। तो इस विद्रोह को तैयार करने में मौलवी अहमदुल्ला शाह को भूमिका बड़ी थी और उत्तर भारत में इन्होंने विभिन्न सैनिक छावनियों में जाकर के संपर्क किया। स्वयं जब विद्रोह हुआ तो लखनऊ में इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और चिनाहट में अंग्रेजी सेना को बहुत ज़बरदस्त पराजय इन्होंने दी। ओके, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह की भूमिका, वो कहीं ना कहीं विद्रोह को संयोजित करने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा, विद्रोह की जो योजना है इस तरह से भी पता चलती है, कैप्टन हेयर्स जो कि अंग्रेजी कमांडर था और उसकी सुरक्षा का जिम्मा अवध मिलिट्री पुलिस को था। अवध मिलिट्री पुलिस को संदेश जाता है 41वीं नेटिव इन्फेंट्री का कि या तो वो कैप्टन हेयर्स की स्वयं हत्या कर दे या उसे 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को सौंप दे, लेकिन मिलिट्री पुलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं स्रोत इस प्रकार की संकेत देते हैं कि बैरकों में इस प्रकार की प्लानिंग चल रही थी। इसी प्रकार की एक प्लानिंग जो प्रामाणिक स्रोतों से पता चलती है, 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के बीच भी इस प्रकार के संवाद चल रहे थे, इसका भी प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार कैप्टन राइट जो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो सरगर्मी है कहीं न कहीं सैनिक बैरकों में चलती है और राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के नाते उनको ये बात का पता भी लग गया था कि विद्रोह के लिए एक भूमिका तैयार हो रही थी। और वो विद्रोह की शुरुआत इसलिए हुई कि क्योंकि एक पानी पिलाने के लिए अनुरोध करने पर एक ब्राह्मण ने एक जो दलित जात का व्यक्ति था उसको पानी पिलाने से इनकार कर दिया था। तो उसके ताने से भी ब्राह्मण सिपाहियों के अंदर आक्रोश था। चार्ल्स बाल एक अंग्रेज सिपाही था, उसने लिखा कि सैनिक अपनी बैरकों में रात में कहीं ना कहीं वो आपस में वार्ता करते रहते हैं और ये वार्ताएं विद्रोह की पूर्व तैयारी के लिए हो रही थी। तो इस प्रकार से ये सारी जो स्रोत हैं, ये सारी जो सूचनाएं हैं, ये इंगित करती हैं कि विद्रोह की तैयारी थी। और जिसमें विद्रोह हुआ उस समय राजाओं के बीच, रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब के बीच या तात्या टोपे के बीच या दूसरे अन्य नेताओं के बीच जो वार्ताएं हुई, जो संवाद हुए, जो पत्र लेखन हुआ, इस सब से पता लगता है कि ये विद्रोही एक दूसरे के संपर्क में थे, संगठित होकर के भारत से अंग्रेजों को निकालना चाहते थे। नेक्स्ट, विद्रोह का स्वरूप क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, कुछ लोग कहते हैं कि असंतुष्टों का विद्रोह था, कुछ लोग कहते हैं विद्रोह नहीं बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो विभिन्न प्रकार की विचारधारा हैं। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। अशोक मेहता जी, विनायक दामोदर सावरकर, ये लोग इस विचारधारा के हैं कि ये भारतीयों के द्वारा पहली बार अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल करके भारत को स्वतंत्र करने का एक अभूतपूर्व प्रयास था। तो उसको अधिकांश राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से संज्ञायित किया है। ओके, क्या विद्रोह के लिए अफवाहें और भविष्यवाणियां जिम्मेदार थी? किस हद तक जिम्मेदार थी? देखिए, विद्रोह के लिए जो सबसे बड़ी अफवाह थी वो ये कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का मिला होना। एक्चुअली क्या था, 1856 में जो बंगाल आर्मी थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें जो राइफलें सैनिकों को दी जाती थी वो पहले मजल लोडर्स बंदूकें थी। उन मजल लोडर्स बंदूकों को रिप्लेस किया गया और इनफील्ड राइफल दी गई। इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था उसको दांत से काटना पड़ता था और ये कहा गया कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। तो गाय और सूअर की चर्बी के प्रश्न पर हिंदू सिपाही और मुसलमान सिपाही दोनों भड़क गए, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी तो मुसलमानों के लिए सूअर हराम थी। तो इसलिए ये जो अफवाह थी ये कहीं ना कहीं सैनिक असंतोष का सबसे बड़ा कारण थी। दूसरा, एक ऐसी अफवाह थी कि
ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए बाजार में मिलने वाला जो आटा है उसमें हड्डियों का चूरा मिला दिया है। एक इसी प्रकार की अफवाह थी कि रात के अंधेरे में गांव में कोई आता है और वो 5 रोटियां बांट करके जाता है, कमल का फूल दे करके जाता है और अगले गांव वालों तक इन रोटियों को पहुंचाने के लिए भी कहता है। तो शायद ये विद्रोह की पूर्व तैयारी थी। तो इस प्रकार की ये 3 अफवाहें। और भविष्यवाणी क्या थी? कुछ लोग कहते हैं कि एक भविष्यवाणी की गई थी कि अंग्रेजी राज्य 100 साल के बाद नष्ट हो जाएगा। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हुई थी। उसको 1857 में 100 साल हो रहे थे। तो भविष्यवाणी के 100 साल के पूरे होने के जो समाचार से लोग उत्साहित थे कि ब्रिटिश साम्राज्य अब नष्ट होने वाला है, इसलिए उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ पूरा प्रयास किया और इस विद्रोह को कामयाब बनाने में अपना पूरा भरसक योगदान दिया। ओके, तो इस तरह से ये भविष्यवाणियाँ और अफवाहें विद्रोह के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। ओके, तो ये मुख्य पॉइंट हैं जो 1857 के विद्रोह पर पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछते हैं कि जो विद्रोह की छवि है इसको चित्रित करने के लिए राष्ट्रवादी चित्रकार और जो अंग्रेजी चित्रकार हैं उन्होंने किस प्रकार से इसको चित्रित किया है। 1857 का जो विद्रोह हुआ तो बहुत व्यापक विद्रोह था, यद्यपि अंग्रेजों ने इसको जरूर दबा दिया। विद्रोह की छवि को चित्रित करने का काम राष्ट्रवादी चित्रकारों ने अपने तरीके से किया और अंग्रेजी चित्रकारों ने अपने तरीके से किया। ब्रिटिश चित्रकारों में से 2 चित्रकार हैं। एक है टॉमस जोन्स वार्कर, उनकी पेंटिंग है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, और जोसेफ नोएल पैटन जिनकी पेंटिंग है इन मेमोरियम। ये दोनों 1859 में बनाई गई और इन दोनों में ब्रिटिश सत्ता को प्रभावशाली रूप में दिखाने के प्रयास किया गया है या अंग्रेजी परिवारों के ऊपर, अंग्रेज औरतों के ऊपर अत्याचार को दिखाया है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में टॉमस जोन्स वार्कर ने जनरल नीज, जनरल कैम्पबेल को विजयी मुद्रा में दिखाया है। पीछे रेजिडेंसी का भाग दिखाया गया है, विद्रोहियों को परास्त दिखाया गया है। इसी प्रकार इन मेमोरियम में हिंसा नहीं दिखाई गई है। जोसेफ नोएल पैटन ने अंग्रेजी महिलाओं को भयग्रस्त दिखाया है। अंग्रेजी जो धार्मिक पुस्तक है बाइबिल, वो गिरी हुई दिखाई गई है। लगता है कि भारतीयों ने अंग्रेजी महिलाओं के ऊपर, अंग्रेजी परिवारों के ऊपर किस प्रकार अत्याचार किया है, उनके धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया है। इसी प्रकार एक उस समय समाचार पत्र छपा, ये समाचार पंच नाम के पेपर में छपा और उस चित्र का नाम था द जस्टिस और द बंगाल टाइगर। इन 2 चित्रों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अंग्रेज महिला मिस व्हीलर किस तरह विद्रोहियों का अकेले बड़ी वीरता के साथ सामना कर रही हैं। बंगाल टाइगर में बंगाल टाइगर के ऊपर जो ब्रिटिश शेर है वो किस प्रकार उसने अपना कब्जा जमा रखा है, किस प्रकार उसको चंगुल में दबाव रखा है, इसको चित्रित करके ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अंग्रेजी सत्ता की फिर से पुनर्स्थापना हो गई। तो इन चित्रों के माध्यम से भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी परिवारों पर किए गए अत्याचार, जिससे कि वो अपने द्वारा किए गए कार्यों की जो प्रामाणिकता है, जो उसका औचित्य है, वो सिद्ध कर सकें। तो ये पेंटिंग इस रूप में बनाई गई। वहीं राष्ट्रवादी चित्रकारों ने, जो भारतीय क्रांतिवीर थे, चाहे रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, इनके चित्रों को बनाया। इनको बहुत बहादुरी से संघर्ष करते हुए दिखाया। ऐसी जो रचनाएं थी, कवियों ने ऐसी रचनाएं लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी वीर रस की कविताओं से भारतीयों ने लोगों में राष्ट्रवादी भावना का संचार किया। तो इस प्रकार से कवियों और चित्रकारों ने, राष्ट्रवादी चित्रकार और राष्ट्रवादी कवियों ने भारतीयों को महिमामंडित करने का प्रयास किया। तो मित्रों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे आपको दोहराए जा चुके हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो निश्चित ही परीक्षा में आपके अच्छे अंक आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।